Hey everyone, today we are going to discuss about Viva Voice, how to prepare for Viva Voice or some tips about Viva Voice. Viva Voice is a Latin word which means oral part of an examination, especially in an Indian or British university. Some tips might you have come across like that: believe in yourself, go in with a good attitude, look presentable, you have to know the rules, you have to know your subject. Viva Voice एक लेटिन वर्ड है और ये एक ओरल पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन है। ज़्यादातर इंडियन और ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में फॉलो किया जाता है इसको। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन, यू विल गेट ए नोटिफिकेशन इन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और द नोटिफिकेशन विल बी डिस्प्लेड इन द इंडियन पेटेंट ऑफिस वेबसाइट। तो वहाँ पे लोकेशंस होगा। मेनली ये लास्ट ईयर का है तो 5 था, मे बी दिस ईयर इट कुड बी 6 और मोर देन दैट। सो यू मस्ट गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन बिफोर अपेयरिंग फॉर द वाइवा वॉइस. It is very important. You have to carry your original admit card, to carry one identity card like driving license, PAN card. Sign an attendance sheet before entering the Viva Voice room. Like in paper 1 you have got 60% and paper 2 60%, in Viva Voice 60%, then you will pass. Means out of 250 you must get 150. Now the order may be in paper 1 you may get 50% or 50 marks out of 100. In paper 2 you might get 70 out of 100, and in Viva Voice you get 30, then you will pass. Last year highest mark is 46 out of 50 and the lowest is 19, and the people who got 46 as well as 19 marks, they are all passed. This is a practical example in which one person has got 52 marks in paper 1, in paper 2 60 marks, and in Viva Voice 38 marks. So he managed to get 150 out of 250. In second example, and in Viva Voice he was absent because he might have thought in paper 2 he is going to fail and there is no point of appearing for the Viva Voice. So this is a very negative approach. The only marks required in Viva Voice is 20 marks. चाहिए 150 out of 250. आपने फर्स्ट पेपर में कितना लाया, सेकंड पेपर में कितना लाया, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फर्स्ट पेपर में भी फेल कर सकते हैं आप, सेकंड पेपर में भी फेल कर सकते हैं, फिर भी ओवरऑल आप पास कर सकते हैं। जैसे कि ये सब एग्जांपल कुछ है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख लीजिए। सेकंड जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है उसमें फर्स्ट पेपर में उन्होंने बहुत अच्छा किया, सेकंड पेपर में वो फेल हो गए, 52 मार्क्स और चाहिए था, पर उन्होंने क्या किया कि वाइवा वॉइस में एब्सेंट हो गए क्योंकि उन्होंने लगा कि मैं पेपर 2 में पास नहीं करूँगा तो कोई मतलब नहीं बनता। तो ऐसे मत कीजिए, वाइवा वॉइस के लिए आप लोग जाइए। Viva Voice is actually the opportunity to pass this qualifying examination, and it's a wonderful opportunity because you people are from legal, scientific background, engineering or technology field so there might be question how you relate your subject to patent. सबसे पहले क्वेश्चन आएगा what to wear anything which is professional and avoid jeans और वेरी ब्राइट कलर क्लॉथ्स। एंड जनरली यहाँ पे कुछ मैंने लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ऐसे जो फीमेल है वो साड़ी भी पहन सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने देखा था अपने टाइम पे बहुत लोग साड़ी पहन के आए थे हु आर फ्रॉम रिसर्च बैकग्राउंड मेनली, एंड सो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू फील कंफर्टेबल बिफोर द एग्जामिनर। व्हेन यू आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द बोर्ड रूम जब जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि किन के बोर्ड में आपका इंटरव्यू होगा। तो आपको पहले ही वहाँ बिठाया जाएगा, ऑलरेडी कोई कैंडिडेट होंगे अंदर में, वो जैसे ही बाहर निकलेंगे आपको फिर अंदर जाने का मौका मिलेगा। तो उस समय आप देख लीजिएगा कौन, जनरली 3 लोग रहते हैं, एक चेयरपर्सन होंगे, 2 ऑफिशियल्स होंगे। और कभी कभी लॉ फॉर्म के फाउंडर या जैसे ज़्यादा जानकारी रखने वाले लोग भी वहाँ पे होते हैं। दिस इज़ द फिगर, आपको ऐसे ही फेस करना पड़ेगा। 3 लोग रहेंगे, एक चेयरमैन रहेंगे और 2 लोग रहेंगे ऑफिशियल्स, और आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा वन आफ्टर अनदर। दे विल आस्क यू क्वेश्चंस एंड बी कंफर्टेबल व्हाइल रिप्लाइंग टू देयर क्वेश्चंस। अगर कोई हिंदी में सवाल करता है तो उस समय तो आप हिंदी में ही उनको जवाब दीजिए, और फिर स्विच ऑन टू इंग्लिश बिकॉज़ इंग्लिश में ही लोग प्रेफर करते हैं कि कोई भी इंटरव्यू दे, ताकि आप एक्सप्रेस कर पाए जो भी आप पढ़े हैं। तो ऑब्वियसली इंग्लिश में ही पढ़े होंगे कोई भी सेक्शंस एंड रूल्स। इट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल फॉर यू ओनली टू रिप्लाई इन इंग्लिश।
ही अंदर जाओगे ऑब्वियसली आप पूछोगे कि मैं आई कम इन, फिर आपको बैठने को देंगे। मे बी स्टार्ट हो सकता है कि आप कहाँ से हो, किस सिटी से हो, ये सिटी किस लिए फेमस है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि नो एग्जामिनर एवर कम्स विथ इंटेंट ऑफ फेलिंग यू, कि आपको फेल ही करना है, इस बार जो कैंडिडेट आएगा उसी को फेल करेंगे। तो ऐसा कोई इंटेंशन होता नहीं है, बट आप ऐसे नहीं कि बहुत एग्रेसिवली किसी चीज़ का रिप्लाई दे रहे हैं, दैट आपको आता है फिर भी आप मतलब एक रिदमिक रिप्लाई दीजिएगा उनको। ऐसा नहीं कि बहुत फास्ट बोल रहे हैं या बहुत स्लो बोल रहे हैं, तो बीच वाला जो स्टैंडर्ड एक होता है वो मेंटेन किया जाए तो सही रहता है, मूड भी अच्छे रहते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप परमिशन जैसे लेना है यहाँ पे पढ़ लीजिए, ये थोड़ा सा आपके लिए है। इन एग्जामिनेशंस कम्स विथ एन क्वेश्चंस फ्रॉम वेरी बेसिक क्वेश्चंस और दे विल स्टार्ट विथ एन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस और वेरी टफ क्वेश्चंस। In either case, you have to relax and reply. If you don't know about it, say, I don't know. That's it. Another thing about Viva Voice is that the examiner gives you a chance to drive the direction of the Viva. So be confident of whatever topic you know and you can easily drive the Viva to your favorite directions. जैसे आपको कंपलसरी लाइसेंस के ऊपर ज़्यादा जानकारी है और चीज़ अगर लाइसेंसिंग के ऊपर हो रहा है तो आप ला सकते हैं उनको कि कंपलसरी लाइसेंस में ये सब ग्राउंड है और ये ग्राउंड मुझे बहुत, तो दे विल आस्क यू द क्वेश्चंस रिलेटिंग टू कंपलसरी लाइसेंस और विच इज़ द फर्स्ट केस अबाउट द कंपलसरी लाइसेंस इन इंडिया। बट डूइंग सो बी केयरफुल ऑफ व्हाट यू से, बिकॉज कोई भी गलत स्टेटमेंट आपको वो लोग पकड़ लेंगे क्योंकि वो लोग आपसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और एक्सपीरियंस है। तो रेलिवेंट सेक्शंस और रूल्स से क्वेश्चंस तो पूछेंगे ही, आपको पता है कि नहीं इसके बारे में। एंड इट इज़ नेवर ए बैड आइडिया टू से दैट यू डू नॉट नो, एवरीवन नोज दैट नो वन कैन नो इट ऑल। आपको अगर चीज़ें पता है जस्ट से वट एवर यू नो, एंड इफ़ यू डोंट नो डोंट ट्राई टू ड्रैग इट, जस्ट सिंपली से आई डोंट नो, कुछ उससे आपका ख़राब नहीं होगा। ठीक है, आपको अगर पता ही नहीं है, वो चीज़ आप पढ़े नहीं हो, उस चीज़ के बारे में पूछ लिया गया तो डायरेक्टली से आई डोंट नो, दैट्स इट। नेक्स्ट इज़ अबाउट टाइम, हाउ मच टाइम यू विल गेट टू आंसर दिस क्वेश्चंस और हाउ लॉन्ग you are going to sit before the examiner. It all depends. They may release you within 5 to 7 minutes or you may allow to sit for near about 30 minutes. आप से बात करके अगर मज़ा आता है उन लोगों को तो ऑब्वियसली आपसे बातें करेंगे। कभी कभी आप ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत सारे चीज़ें बोल जाते हो, तब भी बिठा के रखते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल देखने के लिए। और अगर आपको 2-3 सवाल से वो लोग समझ जाते हैं कि आपको पता है या नहीं है, उसके बाद वो लोग कैंडिडेट को उसी तरह ले जाते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर एंड यू, हाउ यू आर डीलिंग विथ योर एग्जामिनर। Even if the person who is asking a question is not an expert on your topic, they will usually be able to determine whether your answer is repetitive or organized. The more you practice, the more comfortable you will get with the idea of explaining your answer in correct way within a limited time. So ये आप किसी को बिठा के कर सकते हैं, कोई नहीं है तो मिरर के आगे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसके ऊपर आप कर सकते हैं। तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बनाया है, वो सब देख लीजिएगा। ग्रेजुएशंस का पार्ट अगर बीएससी है, टेक्नोलॉजी है, आईटी सेक्टर है, तो आप रिलेट कैसे करते हो चीज़ों को पेटेंट के साथ, ठीक है। आप स्टूडेंट हो या वर्किंग हो, अगर स्टूडेंट हो तब तो क्वेश्चंस थोड़ा फंडामेंटल्स के ऊपर ज़्यादा होते हैं। अगर प्रोफेशनल्स हो, लॉ फॉर्म में काम करते हो, तो क्वेश्चंस वैसे ही आएंगे जैसे लॉ फॉर्म्स में काम करते हो, तो थोड़ा सा आएंगे, फॉर्म फ़ी के ऊपर आएंगे। वर्किंग विथ आईपी ऑफिस और फॉर्म, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडमार्क एंड पेटेंट, पेटेंट एंड डिज़ाइन, तो बेसिक डिफरेंस क्या है आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपके पास कोई एक इन्वेंशन है, आपने पब्लिश कर दिया उसको, तो उसमें क्या होगा क्वेश्चंस। सेक्शन 28, 29, 30, 31 आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये सब में। और अगर पब्लिश कर देते हो तो आपके हाथ से निकल भी सकता है इफ़ इट इज़ मोर देन 1 ईयर। और उसके बाद आपको वो इन्वेंशन पेटेंट नहीं होगा। आपका इन्वेंशन अगर आर्म फोर्सेस से रिलेटेड है और एटॉमिक एनर्जी से है, तो प्रोसीजर क्या है। पेटेंट एप्लीकेशन का एक्चुअली डिफरेंट स्टेजेस क्या होता है, ये बहुत क्वेश्चंस ऐसा है कि बार बार लगातार ये क्वेश्चंस पूछा जाता है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल गोइंग टू गेट दिस क्वेश्चन दिस टाइम ऑल्सो। फ़ी और फॉर्म्स हमेशा से इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा फॉर एग्जामिनर। क्वेश्चंस भी आते रहे बार बार, पेपर 1 में भी होते हैं, पेपर 2 में भी होते हैं और वाइवा में भी इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। रेलेवेंट फॉर्म,
सॉफ्टवेयर पेटेंटिंग, एआई पेटेंटिंग के ऊपर, या पोटैटो पेटेंट होता है क्या, जैसे प्लांट पेटेंट होता है क्या इंडिया में, इसके बारे में आपको जानना चाहिए थोड़ा सा। क्वेश्चंस में भी पूछ सकते हैं फ्रॉम जनरल नॉलेज। इन्वेंटिव स्टेप्स पढ़ के जाइएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए। सो द कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर, इन्वेंटिव स्टेप्स है क्या एक्चुअली, एंड व्हाट इज़ डिविजनल एप्लीकेशन और व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ एप्लीकेशंस। एंड जो मेन टॉपिक है वो है व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ इन ग्रांटिंग अ पेटेंट, एंड अबाउट द पब्लिकेशंस, अबाउट द अपोजिशंस, प्री ग्रांट, पोस्ट ग्रांट, ठीक है। एग्जामिनेशन, एक्सपीडिटेड एग्जामिनेशन, ग्रांट के बाद क्या होता है, ग्रांट अगर पेटेंट ग्रांट हो गया उसके बाद रिन्यूअल फ़ी ग्रेजुअली बढ़ते जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप एक नोटिंग बना लीजिएगा। कुछ लीगल केसेस है, अमेंडमेंट जो है वो मैं ऑलरेडी मेरे वीडियोस पे है, नया अमेंडमेंट कोई हुआ नहीं है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को लाया गया है 80% रिबेट फ़ी में, तो वो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। आईपी इंडिया के वेबसाइट ज़रूर विजिट कर लीजिएगा, ओवरऑल देख लीजिएगा, ठीक है। और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कम से कम वो पढ़ के जाइएगा, मैंने पेपर 1 में भी बताया था इसके बारे में। आप जैसे ही आईपी इंडिया वेबसाइट में जाएंगे वहाँ पे आईपी इंडिया स्पेस FAQ एंटर करने के साथ साथ एक PDF फाइल आपको मिल जाएगा। काइंडली गो थ्रू दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लीगल केस का लिस्ट बहुत बड़ा है। आई हैव सिलेक्टेड ओनली 5 लीगल केसेस फॉर यू। फर्स्ट कंपल्सरी लाइसेंस केस इज़ बेयर कॉर्पोरेशन वर्सेस नेटको फार्मा। आप गूगल पे इसको सर्च कर सकते हैं। नेटको फार्मा ऑफर टू सेल इट अराउंड 9,000। तो प्राइस फैक्टर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मेकिंग इट अफोर्डेबल फॉर पीपल बिलोंगिंग टू एवरी स्टेटम। ऑल द 3 कंडीशंस ऑफ सेक्शन 84 वेयर फुलफिल्ड एंड द डिसीजन वाज टेकन फॉर द बेनिफिट ऑफ जनरल पब्लिक। तो नेटको फार्मा को यहाँ अलाउ किया गया था एंटी कैंसर ड्रग को बनाने के लिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट केस है नोवर्टीज़ AG वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सेक्शन 3D के ऊपर ये केस है। लिंक मैं दे दूंगा, आप लिंक ज़रूर से एक बार देख लीजिए, उसके बाद गूगल पे आप सर्च करके आप और भी जानकारी ले सकते हैं इसके बारे में। बजाज ऑटो लिमिटेड वर्सेस TVS मोटर कंपनी लिमिटेड। इसमें एक्चुअली टेक्नोलॉजी को कॉपी करने का आया था, इन्फ्रिंजमेंट का मैटर है ये। वेदर TVS इन्फ्रिंज द पेटेंट ऑफ बजाज लिमिटेड और वेदर इम्प्रूवमेंट्स मेड ऑन पेटेंटेड टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड विदाउट इन्फ्रिंजिंग द ओरिजिनल पेटेंट। तो ये 2 मेजर इशू था। ये केस बाद में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो चुका था, पर ये इन्फ्रिंजमेंट का केस है, इसीलिए आप देख लीजिएगा। अगर कोई इन्फ्रिंज करता है कोई टेक्नोलॉजी को या कोई पेटेंट को, तो उसमें एक लीडिंग केस, जो 4th केस है वो है स्नेहलता सी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें डेट ऑफ पेटेंटिंग के ऊपर इशू था कि द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ पेटेंट इज़ द डेट ऑन विच द कंट्रोलर पास एन ऑर्डर टू दैट इफेक्ट ऑन दी फाइल में जो मेंशन होगा वही डेट ऑफ पेटेंट होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे कहा गया था, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। और FMC कॉरपोरेशन वर्सेस नेटको फार्मा, इसको सर्च कर लीजिएगा गूगल पे। इसमें एक्चुअली इंसेक्टिसाइड्स कंपाउंड के ऊपर था कि मार्कस क्लेम के ऊपर इन्होंने बनाया तो इनको मिलना नहीं चाहिए बिकॉज इट इज़ ऑब्वियसनेस। बाद में ये हुआ था कि नेटको फार्मा प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग CTPR डिड नॉट इन्फ्रिंज FMC कॉरपोरेशन पेटेंटेड प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग CTPR। तो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो क्वाइट डिफरेंट था, इसीलिए इसको इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। तो ये क्वेश्चंस के बारे में बहुत लेस चांसेस है कि पूछा जाए, फिर भी आप ये 5 लीगल केसेस आप पढ़ लीजिएगा फ्रॉम गूगल, गो थ्रू इट। इसमें जैसे ही क्वेश्चन आएगा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आपके माइंड में आएंगे एट द टाइम। ट्राई टू फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स। जैसे आपको पूछा जा सकता है कि पेटेंट 2 या 3 साल में मिलते हैं, तो ये क्या सही है? तो आप इसका रिप्लाई प्रिपेयर कर लीजिएगा कि कैसे आप बोलेंगे इस चीज़ों को, क्योंकि डिफरेंट स्टेजेस होता है, हर स्टेज को देखना होता है, और पेटेंट जो भी ग्रांट होता है उसमें ऑल ओवर वर्ल्ड देखना होता है, तो इट ऑब्वियस इट विल टेक टाइम एंड सो फॉर दैट ज़्यादा मैन पावर भी नहीं है शायद अभी एग्जामिनर का, तो मैन पावर ज़्यादा चाहिए। नर्वसनेस आपके साथ होगा, साथ ही साथ चलेगा वाइवा वॉइस के रूम तक, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर जैसे ही प्रेशर होगा ये डिपेंड करेगा प्रैक्टिस के ऊपर।
आप गो थ्रू जाइए, एटलीस्ट एक बार तो ज़रूर पढ़िएगा द पेटेंट एक्ट एंड द रूल्स, एंड IP इंडिया पे जाके FAQ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये 3 चीज़ ज़रूर पढ़िएगा आप। और जो प्रोसीजर है उसको एक बार प्रिपेयर कीजिएगा। मैंने मॉक क्वेश्चंस दिए हैं जो 10-12, उसके बारे में छोटा नोट्स ज़रूर बनाइएगा, और फिर क्या है जाके दीजिए। और कभी भी चीज़ों को ओवर स्मार्टली मत बताइएगा, बहुत ही कूल एंड काम रहिएगा, डिसेंसी मेंटेन करिएगा, एकदम डिसेंट, जैसे आप बुज़ुर्गों के साथ, जैसे आपके घर के कोई सीनियर मेंबर हैं उनके आगे जैसे बिहेव करते हैं वैसे ही बिहेव कीजिएगा। बहुत सारे लोग आज के दिन में ऐसे होते हैं कि बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, पर ऐसे दिखाएंगे, शो ऑफ, हवाबाजी करते हैं, उनको हाफ एन आवर बिठाएंगे भी और उनको वही मार्क्स देते हैं फिर बहुत कम, हाँ, जैसे 15-12 वैसे दे के छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ नेगेटिव चीज़ें आपके साथ मत लेके जाइएगा, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। ये जो सिनॉप्सिस है ये मुझे लगता है कि थोड़ा हेल्प करेगा आप लोगों को, सो गो थ्रू इट एंड विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।